हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सुभेंद्र मैसेज कर दे, हम वाईटी पर लाइव हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब, और क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। हेलो हेलो, क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? आवाज आवाज। आ जाओ सर, फटाफट आ जाओ। आज भाई सुबह से तो इंटरमीडिएट का ओवरडोज हो गया है। कहाँ, इतने दिन से इंटरमीडिएट की एक भी क्लास नहीं हो रही थी, और अब तो भाई तीन तीन हो रही है एक दिन में। हालत खराब हो गई। तीन तीन हुए चली आ रही है एक दिन में। आ जाओ सर, आ जाओ। अच्छा बच्चों, आज बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि फाइनली जो इतने दिन से लटक रहा था, आज वो फाइनली हो रहा है। वी आर मूविंग अवर सीए इंटरमीडिएट टू अ न्यू चैनल। यस। अब आज आपका इस, प्लीज शाम को थोड़ा सा समय निकाल के, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आपके अपने चैनल का लॉन्च है। ये चैनल देखो क्या होता है। एक जैसे 360 फाउंडेशन था, मैंने कभी भी इस चैनल को अपना चैनल नहीं बोला। 360 फाउंडेशन मेरा चैनल है, क्योंकि उस परिवार का हिस्सा मैं डे वन से हूं। जब से वो चैनल बना है तब से मैं हूं उस पे। और आज हम इंटरमीडिएट का एक नया चैनल बनाने जा रहे हैं, सीए इंटरमीडिएट बाय अन अकेडमी। तो मंडे से अब सारे क्लासेस उसी चैनल पर होंगे। ठीक है, तो ऊपर उसका लिंक पिन किया हुआ है। आज आ जाना उसके लॉन्च इवेंट में, जो 8 बजे है। नया चैनल है यार, साथ में आना। और उस चैनल पर ही अब फ्यूचर के सारे कंटेंट दिए जाएंगे। अब कुछ भी इस चैनल पर इसके बाद नहीं आएगा, मंडे ऑनवर्ड्स सब कुछ उसी चैनल पर चलेगा। तो अब उस चैनल को भी मैं बोल पाऊंगा मेरा अपना चैनल, इस पे अब कुछ नहीं होगा। मंडे से इस पर अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऊपर जो चैनल आपको दिख रहा है, अब उसी चैनल पर हम लोग चले जाएंगे। और क्योंकि बात ऐसी है, ये अपना नहीं है, ये चैनल अपना नहीं है। इस चैनल पे बहुत सारे फैकल्टीज के लेक्चर वेक्चर है, मेरे को अपना जैसा नहीं लगता। चैनल वो होता है जो अपना चैनल होता है, ये अपना चैनल है ही नहीं। अपना चैनल पता है क्या है? 360 फाउंडेशन। सबसे पहला वीडियो भी देखोगे मेरे अपने का है, वो है अपना चैनल। ठीक है, वो है अपना चैनल। सबसे पहला वीडियो देखोगे मेरा अपने का है। तो आज मैं क्या करता हूं, मैंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं खुद जाके सब्सक्राइब करता हूं। ये देखिए, अभी इस चैनल पर हमारी वीडियो चल रही है लाइव। मैं यहां से इसके पिन सेक्शन में जो लिंक लगा हुआ है, चैनल पिन सेक्शन में जो लिंक लगा हुआ है, कहाँ गया भाई वो लाइव चैट वाला ऑप्शन, ओपन पैनल, हाँ, लाइव चैट में पिन किया हुआ है। मैं भी खुद भी जाके एक बार सब्सक्राइब कर लेता हूँ, मैंने भी अभी तक नहीं किया हुआ। तो ये हमारा सीए इंटरमीडिएट सब्सक्राइब हमने भी कर लिया। ठीक है, हमने भी कर लिया। इसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, हमने भी कर लिया सब्सक्राइब। ठीक है, चलो, आज से एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, आज से एक नई शुरुआत होगी। भाई फिर आ गए हैं, भाई का फिर वही सवाल है, नोट्स के लिंक शेयर कर दे। भाई तुमको 100 बार बोल दिया, तुम भाई इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर जाकर मोर पर क्लिक कर ले मेरे लाल। यहां पर रोज अपलोड करता है वो, रोज तू प्रथमेश वाघ पाटिल रोज यही मांगता रहता है। ठीक है, सबको वीडियो को लाइक कर दो। चलो सर शुरू करते हैं। मैनेजमेंट का टॉपिक नंबर 1 करना है, बची कुची जान जो शरीर में है सब लगा देते हैं। आइए, चैप्टर नंबर 7, मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं, आइए। मैनेजमेंट, डेविल हंटर को बुला लो भाई, तेरा दर्द आ गया। ठीक है भाई, हाँ। ओके सर, जो मैनेजमेंट वाला चैप्टर है वो एक्चुअली में एक चैप्टर बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअली में 4 चैप्टर है।
यस सर। इसमें एक चैप्टर है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एक टॉपिक है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एक टॉपिक है रिटर्न, एक टॉपिक है मीटिंग और एक टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मीटिंग। तो ये एक टॉपिक नहीं, एक्चुअल में 4 टॉपिक है। तो चलिए सर, पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 से, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न्स। सर जब एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में आता है। हम लोग ने सेक्शन 92 का रेफरेंस बहुत बार पहले भी देखा है। तो सर जो स्मॉल कंपनी और ओपीसी होती है उनको देना होता है एमजीटी 7A। ए का मतलब है अब्रिस्ट, अब्रिस्ट का मतलब है समरी। जो बाकी कंपनियां हैं उनको देना है एमजीटी 7। 7 में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। तो सर मेरे से बच्चा पूछता है कि आखिरकार एनुअल रिटर्न में ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है। तो मैंने बोला बस एनआरसी को दो ऑन सीओडी। ठीक है, बस एनआरसी को दो ऑन सीओडी। अब आपको एक्रोनिम से याद करना है, आप एक्रोनिम से कर लो। बेसिक इंफॉर्मेशन जो इसमें रहती है वो कंपनी के बिजनेस के बारे में होती है, जैसे कि कंपनी की क्या बिजनेस एक्टिविटी है, कंपनी का एड्रेस क्या है, शेयर कैपिटल और डिबेंचर कितना है। मतलब कंपनी के बारे में बताओ कि शेयर कैपिटल का बैलेंस और डिबेंचर का बैलेंस कितना है, कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी का एड्रेस क्या है। ये हो गया कंपनी के बारे में। उसके बाद आया चलाता कौन है, नेम ऑफ प्रमोटर एंड डायरेक्टर, उनकी रेम्यूनरेशन कितनी है और उनमें क्या चेंजेस हुए हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेके एंडिंग ऑफ द ईयर, चेंजेस हो गए। तो बस में हो गया कंपनी के बारे में, एनआरसी में हो गया चलाने वालों के बारे में। अब आया सीओडी, कंपनी के ऊपर कौन कौन से सर्टिफिकेट्स और कंप्लायंसेस लगी हैं, कंपनी ने कौन कौन से ऑफेंसेस किए हैं, और कंपनी के ऊपर अगर कोई एफआईआई की इन्वेस्टमेंट है, एफआईआई पता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर कोई एफआईआई की इन्वेस्टमेंट है तो वो बता दो। एक बार देखें हमें याद हुआ है कि नहीं, एक पेज ऐड करें। सबसे पहले कंपनी के बारे में बता दो, तो कंपनी के बारे में बता दो बांस, कंपनी के एड्रेस के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के शेयर कैपिटल डिबेंचर के बारे में। फिर बता दो वो लोगों के बारे में जो कंपनी चला रहे हैं। ठीक है, कंपनी चला रहे हैं, नेम बता दो कंपनी के प्रमोटर और केएमपी का, उनकी रेम्यूनरेशन बता दो और उनमें जो चेंजेस हुए हैं। फिर बता दो सीओडी के बारे में, कौन से सर्टिफिकेट और कंप्लायंसेस हैं, अभी बताऊंगा, क्योंकि एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई किया जाता है कंपनी सेक्रेटरी द्वारा। तो कौन से सर्टिफिकेट है, कौन से कंप्लायंसेस हैं, साथ में कंपनी कौन कौन से ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है अगर किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है, और डी कि कंपनी ने, ठीक है, कंपनी के केस में कौन कौन से एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं जो कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। तो यहां से हो गया आपका सीओडी, सीओ और डी, एंड बस एनआरसी सीओडी, बस एनआरसी सीओडी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा अब आया सर साइन ऑन एनुअल रिटर्न। बस एनआरसी सीओडी। अरे दीदी शांति से बैठो ना, दिन रात ट्रैकिंग आईडी क्या करती रहती हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई काम है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो ना, दिन भर क्या बुक ही ट्रैक करती रहोगी क्या। एक से बढ़कर एक है, वेले बैठे हुए हैं। को दिन भर ट्रैकिंग आईडी चाहिए, बुक ही ट्रैक करते रहेंगे। बुक ना हो गया इनका दहेज आ रहा है बैठे बैठे कहीं से। वेले बच्चे। आइए सर, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न में आते हैं। एनुअल रिटर्न साइन कौन करता है। सर देखिए ओपीसी और स्मॉल कंपनी के केस में, ठीक है ध्यान से देखना, ओपीसी और स्मॉल कंपनी के केस में अगर आपके पास सीएस है तो एक सीएस करेगा या एक डायरेक्टर करेगा। सर या तो सीएस करेगा या तो डायरेक्टर करेगा, तो स्मॉल कंपनी में आपको चॉइस है। और ओपीसी में भी अगर आपके पास डायरेक्टर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टर, मतलब ओपीसी नहीं, सीएस नहीं है तो आप डायरेक्टर से करा लो। अब ओपीसी में इसमें और एक चीज समझना, ओपीसी के केस में तो एक ही डायरेक्टर रहेगा, स्मॉल कंपनी के केस में तो फिर भी दो डायरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, स्मॉल कंपनी के केस में तो फिर भी दो डायरेक्टर आ जाएंगे, ओपीसी में तो फिर भी एक डायरेक्टर रहेगा। उसके बाद आते हैं अदर्स। अब बाकियों के केस में क्या होगा, बाकियों के केस में डायरेक्टर एंड
सीएस का करना है, मतलब डायरेक्टर भी साइन करेगा एनुअल रिटर्न में, सीएस भी करेगा। अगर नहीं अपॉइंटेड है तो कोई सीएस को पकड़ के लेके आओ, जो किस में होगा, प्रैक्टिस में। जैसे सीए इन प्रैक्टिस होता है वैसे सीएस भी इन प्रैक्टिस होता है। अच्छा, उसके बाद सर आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइनिंग ऑफ द एनुअल रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेशन? सर साइनिंग इज जस्ट गिविंग एन ओपिनियन, जैसे ऑडिटर का ओपिनियन होता है। सर्टिफिकेट इज यू गिविंग 100% अश्योरेंस की जो इसमें लिखा है वो सत्य है। तो जो सर्टिफिकेट है सीएस का, ठीक है, जो सर्टिफिकेट है सीएस का, वो आएगा अंडर एमजीटी 8। ठीक है, वो आएगा अंडर एमजीटी 8। ठीक है, अब एमजीटी 8 किसके लिए एप्लीकेबल है, किसको सर्टिफिकेट लेना है? सर लिस्टेड कंपनी के लिए तो कंपलसरी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 1:5, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ को एक्सीड करे या टर्नओवर 50 करोड़ को एक्सीड करे। ओपीसी और स्मॉल कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को, पब्लिक कंपनी को, ठीक है, प्राइवेट कंपनी को, पब्लिक कंपनी को, जो अनलिस्टेड है उनके लिए ये लिमिट्स है। ओपीसी और स्मॉल कंपनी को सर्टिफिकेट कराने की जरूरत नहीं है। मतलब लिस्टेड वाली को कंपलसरी है, अनलिस्टेड पब्लिक या प्राइवेट हो, अगर टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, या सॉरी अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उसके ऊपर है, या टर्नओवर 50 करोड़ या उसके ऊपर है, तो उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए। 1:5 का रेशियो। अगर आपको याद हो, ऐसा ही 1:5 का रेशियो आपके डिपॉजिट्स में भी था, बस फर्क ये था वहां पर 100 करोड़ और 500 था, नेटवर्थ और टर्नओवर के बीच में। ठीक है, एवरी कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार। सर कितने दिन के अंदर हमको सबमिट करना है एनुअल रिटर्न? आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द एजीएम। सर लेट्स से अगर आपकी एजीएम हुई नहीं है तो 60 days व्हेन द लास्ट डेट, व्हेन द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, वहां से 60 days में आपको इसको सबमिट करना है। अगर यहां पर कोई गड़बड़ हो जाती है तो आपको याद रखना है कि सीएस जो है वो 2 लाख रुपए की पेनल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर सर्टिफिकेट में एरर हुआ तो कंपनी को 10,000 रुपए लगेगा, प्लस 100 पर डे, मैक्सिमम अप टू 1 लाख। ऑफिसर को भी 100 पर डे लगेगा, 10,000 रुपए लगेगा, लेकिन उसका मैक्सिमम अप टू 50,000। ठीक है, तो 60 days फ्रॉम द एजीएम, अगर एजीएम हुई है तो, और अगर एजीएम नहीं हुई है तो 60 days व्हेन द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। ठीक है, मतलब लास्ट डेट जो भी होगी वहां से। हम लोग को अभी एजीएम की लास्ट डेट सीखेंगे हम लोग क्या है। हम अभी बता के सस्पेंस नहीं किल करना चाहते। वैसे काफी लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको पता भी है कि एजीएम की लास्ट डेट क्या होती है। एजीएम की लास्ट डेट है आपकी 30 सितंबर, एक्सटेंडेड बाय 3 months ऑफ 31 दिसंबर। तो वहां से 60 days काफी लोगों को पता भी है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। जल्दी से लाइक कर दो फटाक से वीडियो। फिर आया सर सेक्शन नंबर 94। ये क्या है? इंस्पेक्शन एंड प्लेस ऑफ रजिस्टर। ये क्या है सर? सर रजिस्टर हमें कहाँ रखना है? सर जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर रखना है। द रजिस्टर शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। सर अगर हम रजिस्टर कहीं और रखना चाहते हैं, सर ये रजिस्टर के बारे में बात हो रहा है, अगर हम रजिस्टर कहीं और रखना चाहते हैं तो उस पहले मेरे को एसआर पास करना है। फिर 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन जो मेरी है वो उस दूसरी सिटी में रहनी चाहिए जहां मैं रजिस्टर मूव कर रहा हूं। इसको आप थोड़ा सा रिलेट करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स से। सर अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी दूसरे प्लेस में करना है तो इसमें इतना झंझट नहीं है। इसमें आपको खाली AOC 5 फॉर्म आरओसी को सबमिट करना होता है 7 दिन के अंदर अंदर, जब से आपने जगह चेंज की है। इसमें ना तो एसआर की जरूरत पड़ती है ना तो 1/10 की करती है। बच्चा कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है इसके बीच में, रिटर्न के बीच में और बुक्स के बीच में। रिटर्न वाला 94 में है, बुक्स वाला 128 129 में है। ठीक है, उसमें ये क्राइटेरिया ही नहीं है, उसमें ये क्राइटेरिया ही नहीं है। ठीक है, नॉन ग्रेचुटस, नॉन ग्रेचुटस, उसमें ये क्राइटेरिया ही नहीं है। ठीक है, उसमें कभी भी ये क्राइटेरिया नहीं आता है बीच में कि आप ये समझ सको, ठीक है, ये समझ सको कि क्या शेयर होल्डिंग है। ठीक है, आइए, क्या शेयर होल्डिंग है या क्या इसको है, इसको समझ नहीं पाते ये। तो यहां पर ये 1/10 वाली रिक्वायरमेंट है, 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द मेंबर्स लोकेटेड इन सच सिटी और टाउन। लेकिन ये कहीं और पर ये रिक्वायरमेंट नहीं है सर। ठीक है, ये सिर्फ रिटर्न्स और रजिस्टर के लिए ये रिक्वायरमेंट रखी गई है कि 1/10 लोग होने चाहिए प्लस एसआर इन जीएम होना चाहिए। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर कितने साल तक इसको मेंटेन करना है? सर इट हैज टू बी मेंटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years।
8 साल तक आपको इसको मेंटेन करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 साल तक करना है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आपको परमानेंट मेंटेन करने हैं। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर 8 साल। रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर 8 साल। इवन अगर आपको याद हो, चार्जेस का जो सेटिस्फैक्शन के बाद, आफ्टर सेटिस्फैक्शन चार्जेस का भी सर्टिफिकेट आपको 8 साल तक प्रिजर्व करना पड़ता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपको परमानेंट रखना है। ठीक है, सिलेबस रिवीजन आपको इसको इसको एकदम प्रॉपर रखना है। ये क्लियर है सर? ठीक है, और चार्जेस वाला 8 साल तक था, और इनकॉर्पोरेशन वाला जैसे ही आप इनकॉर्पोरेट हुए, अब आपको वो चीज हमेशा अपने पास रखनी है, उसको आप अपने पास से हटा नहीं सकते। इट हैज टू बी मेंटेन्ड ऑलवेज। ठीक है, इट हैज टू बी मेंटेन्ड ऑलवेज। अब बोलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंस्पेक्शन पे। सर इंस्पेक्शन कोई भी कर सकता है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स करना है। आपको इंस्पेक्शन के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस डेज के ऊपर, जहां आप अपना इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर आप मेंबर हैं तो इंस्पेक्शन फ्री है, अगर आप नॉन मेंबर हैं तो 50 रुपया लगेगा। यहां पर एक सवाल पूछा जाता है, कंपनी का एक डायरेक्टर है, उसका कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, क्या वो इंस्पेक्शन कर सकता है? ठीक है, उसका कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, क्या वो इंस्पेक्शन कर सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अगर उसको इंस्पेक्शन करना है, ही विल बी काउंटेड एज अ नॉन मेंबर, वो 50 रुपया दे के करेगा, बट वो मेंबर नहीं है, इसलिए उसको इंस्पेक्शन करना अलाउड नहीं है, बिकॉज ही इज नो मोर अ मेंबर। बोलो सर, ये वाला याद रहेगा? ये वाला याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, अब सर एक और सवाल पूछता हूं। होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी के बुक्स को चेक कर सकता है अगर वो सब्सिडरी कंपनी का मेंबर नहीं है? द आंसर इज नो। ठीक है, ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द बोर्ड वो कर सकता है, बिना परमिशन के नहीं कर सकता। सर एक और सवाल है, एक डायरेक्टर है, ठीक है, एक डायरेक्टर है, वो कंपनी के शेयर होल्डिंग का मेंबर भी है। एक डायरेक्टर है, वो कंपनी के शेयर्स का मेंबर भी है। ठीक है, और वो बुक्स को चेक करना चाहता है, लेकिन खुद अवेलेबल नहीं है बुक्स को चेक करने के लिए। मेरा सवाल ये है कि क्या वो अपने एजेंट को भेज के बुक चेकअप करा सकता है? चलो इस सवाल का जवाब दे दो, क्या वो अपने एजेंट को भेज के किताबें चेक करवा सकता है? एजेंट को भेज के? द आंसर इज नो। आपको एज अ डायरेक्टर राइट है, आप अपने एजेंट को नहीं भेज सकते। आपको एज अ डायरेक्टर राइट है, आप अपने एजेंट को नहीं भेज सकते। दैट इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखना। ठीक है, अच्छा, अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो मेंबर या डिबेंचर होल्डर हो तो कोई चार्जेस नहीं है, प्रिंटेड कॉपी में चाहिए तो। और अगर कोई और हो तो 10 रुपया पर पेज लगेगा प्रिंटिंग के लिए। अब जो भी रिक्वेस्ट कोई आदमी प्रिंटेड कॉपीज की करेगा, कंपनी को 7 दिन के अंदर ये रिक्वेस्ट फुलफिल करना है। इससे मिलता जुलता आपने एक और चीज पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ऑब्वियसली मेरे को पता है नहीं याद होगा। सेक्शन सेक्शन 17 में भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता आपने पढ़ा था, कि डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चेंजेस होगा मेमोरेंडम और आर्टिकल में, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको सामने वाले को अवेलेबल कराना है विद ऑल द चेंजेस दैट आर मेड इन द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स विद इन 7 डेज। ठीक है, क्योंकि एजेंट शेयर होल्डर नहीं है। अब एग्जैक्टली माय पॉइंट। ठीक है, अगर कंपनी रिफ्यूजल कर देती है या कंपनी फेल हो जाती है, तो कंपनी पर पेनल्टी लगेगा 1,000 रुपया पर डे, मैक्सिमम अप टू 1 लाख। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर कंपनी रिफ्यूज कर रही है, तो मैं जाके सीजी को बताऊंगा, सीजी आरडी को बताएगी। ठीक है, आरडी क्या करेगा, कंपनी को इंस्ट्रक्ट करेगा कि भैया कंपनी, तुम अपनी किताबें खोल के दिखाओ, जो आदमी मांग रहा है उसको दो, उससे छुपा क्यों रहे? वो तुम्हारा कंपनी का करता धरता है। अगर आप बीच में देख रहे हो तो मैंने सेक्शन 92 किया, 94 किया, 93 नहीं किया। अगर आपने रेगुलर कोर्स में ढंग से पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि 94 93 डिलीटेड है। इट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ योर, नॉट जस्ट आईसीआई मटेरियल, बट इट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑल्सो। इट्स नोवेयर। ठीक है, अब आया सर रजिस्टर टू बी एविडेंस। सर क्या रजिस्टर एविडेंस बन सकता है? सर एब्सोल्युटली राइट। इस रजिस्टर के अंदर जो भी बातें लिखी हैं, ठीक है, वो इस चीज का प्राइमा फेसी एविडेंस है दैट वो मैटर कंडक्ट हुआ है। इस रजिस्टर के अंदर जो भी बातें लिखी हैं, वो इस चीज का प्राइमा फेसी एविडेंस है कि वो इवेंट हुआ है, दैट इवेंट हैज टेकन प्लेस, दैट इज द प्राइमरी एविडेंस कि वो चीज पक्के से हुई है।
ठीक है। अब सर पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो गया, हमारा एनुअल रिटर्न वाला पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, वो पोर्शन हमारा खत्म हो गया। अच्छा अब आते हैं सर पार्ट 1 में रजिस्टर। रजिस्टर मतलब क्या सर? पुस्तक, पुस्तक। आई तो अरे माँ, ये जैसे मेरी पुस्तक है, माय पुस्तक ऑफ स्टडी। ठीक है, जिस पुस्तक में मैं रोज कुछ नई नई स्टडी कर करके सीए इंटर की चीजों का यहाँ पर नोट बनाता हूँ और फिर उसको लेक्चर्स में बता बता के स्टाइल मारता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी स्टडी नोटबुक है, रिसर्च स्टडी नोटबुक, इनको बोलते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर वाला पोर्शन हमारा मूव करेगा सेक्शन 88 से लेके सेक्शन 91 तक। किस बारे में बात करता है सर? सुनते हैं। सर सबसे पहले सर सेक्शन नंबर 88, मेंबर कौन होता है सर? मेंबर मतलब वो आदमी होता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसका नाम कंपनी की किताबों में लिखा है। ये जनरली वो आदमी होता है जो प्राइमरी मार्केट में शेयर्स खरीदता है। वैसे आज की डेट में तो अगर कोई आदमी सेकेंडरी मार्केट में भी शेयर खरीद रहा है तो उसका भी T+2 के बाद नाम रजिस्टर में आ ही जाता है विद द डिपॉजिटरी। बट ये वाला टॉपिक हम लोग ज्यादा उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि हम लोग एक अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट हो या पब्लिक, उसके माध्यम से इसको पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको तो पता है हमारे पास 18,90,000 कंपनियां हैं ऑलमोस्ट, जिसमें से ठीक है सिर्फ 7,000 कंपनियां ही ऐसी हैं जो लिस्टेड है, बाकी सब अनलिस्टेड है। ठीक है, तो आते हैं सर रजिस्टर ऑफ मेंबर सेक्शन नंबर 88। डेविल हंटर भाई अभी तक कैसा लग रहा है? सेक्शन नंबर 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। पहला सर कंपनी 3 तरह के रजिस्टर बनाएगी, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रोम, रजिस्टर ऑफ रिबेंचर होल्डर रॉद, और रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर रोश। रोम, रॉद, रोश। रोम, रॉद, रोश। रोम है जिसमें डिटेल्स होते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनी के अंडर फॉर्म MGT 1। रॉद और रोश क्या है? ये डिबेंचर होल्डर का है या अदर सिक्योरिटी होल्डर का है। अदर सिक्योरिटी होल्डर कैन बी एज डिपॉजिट्स, और इनका रजिस्टर बनता है MGT 2 में। MGT क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट चैप्टर 1 है मेंबर्स के लिए और 2 है रॉद और रोश के लिए, डिवेंचर और अदर सिक्योरिटी होल्डर के लिए। अच्छा, अगर एक कंपनी में 50 से ज्यादा मेंबर है, 93 कंपनीज एक्ट मैंडेट्स लिस्टेड कंपनी मस्ट फाइल रिटर्न and regarding changes in shareholdings of promoter at top 10. Leena C. Patil ji, as per ICAI, that requirement which you are saying 93 and this of shareholding of promoter and top 10 is done by SEBI now. That is why it is not a part of your Companies Act anymore. It has been deleted. ठीक है, गूगल करके आपने बहुत अच्छा डेटा निकाल दिया, ठीक है, बट उसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में डिलीटेड भी लिखा हुआ है, वो भी देख लीजिए। मुझे पता है गूगल पे था दीदी, और मैंने रेगुलर लेक्चर में बच्चों को बताया भी है। अरे चैनल डिलीट नहीं करेंगे भाई, बस अब इस चैनल पर कुछ लाइव नहीं आएगा। वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैनल, जो है वो पड़ा रहेगा, बट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैनल। आई, अब एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर। अब इस कंपनी में क्या प्रिपेयर करना है सर? हम लोग को रॉम प्रिपेयर करेंगे, रॉद प्रिपेयर करेंगे, रोश प्रिपेयर करेंगे, हो गया। अब अगर कहीं पर मेंबर 50 से ज्यादा हैं तो हम लोग बनाते हैं एक इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स तब बनता है जब आपके 50 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं कंपनी। ठीक है, ठीक है, 50 से ज्यादा मेंबर होते हैं कंपनी में तब इंडेक्स बनता है। इंडेक्स क्या होता है सर? आप देखोगे सर, आप अपने रजिस्टर के सामने वाले पेज में वो लाइनें होती है ना पेज नंबर लिखने के लिए, ये सब थोड़ा महंगा रजिस्टर है, इन सब में नहीं होती है। बट नॉर्मली क्या होता है, स्टार्टिंग में वो इंडेक्स बना रहता है ना, जहां पर आप अपने पेज नंबर और टॉपिक का नाम लिख सकते हो। तो अगर वो 50 से ज्यादा मेंबर हैं तो फिर आपको वो इंडेक्स अलग से बनाना पड़ता है। देखो सर, लिस्टेड कंपनी के केस में रॉम ऑफ द कंपनी और इंडेक्स ऑफ द मेंबर एक्चुअली में डिपॉजिटरी बना रहा है, एंड दैट इज सफिशिएंट इनफ, क्योंकि डिपॉजिटरी सारा डिटेल रिकॉर्ड कर रहा है। कंपनी को जब डिविडेंड देना है तो कंपनी डिपॉजिटरी से पूरी इंफॉर्मेशन ले आ रही है, कंपनी का काम हो जा रहा है। बट ये मैकेनिज्म सिर्फ 7,000 लोगों में चल रहा है।
बाद बाकी का तो आप ही को देखना है। ठीक है, अच्छा सर, अगर कोई कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग के चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मान लो अगर किसी ने अपने शेयर ट्रांसफर किए, ट्रांसफर डीड डाल के, या कोई अलॉटमेंट हुई या ट्रांसफर ट्रांसमिशन हुआ किसी भी तरह के, तो अपडेट करनी है 7 दिन के अंदर अंदर। अपडेट करना है कितने दिन के अंदर? विद इन 7 डेज। अपडेट करना है विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर अपडेट करना है। ठीक है, रोम रॉद रोश कहां पर रखना है सर? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर कहां पर रहेगा? ऑफ द कंपनी। अब मान लो फिर तुम ये रजिस्टर को हटाना चाहते हो, मतलब रिटर्न और रजिस्टर के लिए कंडीशन सेम है बाबू। एस आर इन जीएम प्लस 1/10 ऑफ द पीपल शुड रिसाइड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए बेटा अलग है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जब बात आती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ये वाला कंडीशन नहीं लगता। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंडीशन लगती है कि आप वहां पर सिर्फ आपको एओसी 5 में आरओसी को इन्फॉर्म करना है, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, फिर आया सर लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, अब देखो दो तरह की कंपनी है। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है तो एमजीटी 1 का फॉर्मेट फॉलो कर लेंगे, क्योंकि वो बनी है शेयर्स वाली कंपनी के लिए। लेकिन अगर गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी है विदाउट शेयर कैपिटल, तो वो फिर क्या रखेंगी? तो बता दिया जाता है कि आपको क्या चीज मेंटेन करनी है। आपको बेसिक नाम रखना है, डेट ऑफ बर्थ रखना है, एड्रेस रखना है, पैन रखना है, डेट ऑफ मेंबरशिप रखना है, इंटरेस्ट परसेंटेज मतलब कितनी शेयर होल्डिंग है। अब देखो विदाउट शेयर कैपिटल है तो शेयर होल्डिंग तो होगी नहीं, तो इंटरेस्ट डिटेल्स रखना है कि प्रॉफिट का कितना परसेंट आप लेके जा रहे हो। ठीक है, अच्छा, चेंजेस इन स्टेटस ऑफ एनी मेंबर और डिवेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू आईपीएफ, रिकॉर्ड द सेम इन द रजिस्टर। कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो रजिस्टर में रिकॉर्ड होंगे, चाहे फिर वो बंदा मर गया हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो, अपने शेयर ट्रांसफर कर दिया हो, आप ये सारी चीजों को रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, अब आती है सर फॉरेन रजिस्ट्री। फॉरेन रजिस्ट्री मतलब क्या है सर? पहले इसका प्रोविजन थोड़ा ध्यान से सुनना। एमजीटी क्या? क्या एमजीटी 7 है बेटा? बेटा एमजीटी 1 है बेटा, 1 1 7 कहां लिखा है? 7 लग रहा है ये, 1 कर दो। अरे दैट इज अमेजिंग बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। ठीक है, आना सर। अब ये आया सर लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, बेसिक नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पैन, डेट ऑफ मेंबरशिप, इंटरेस्ट डिटेल्स, ये आ गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, फॉरेन रजिस्ट्री क्या है? सुनो, अब मैं हूं, ठीक है, मेरी ना इंडिया के बाहर बहुत सारे फॉरेन मेंबर्स हैं। मैं कंपनी इंडियन हूं, लेकिन इंडिया के बाहर मेरे ब्रांचेस भी हैं, और बहुत सारे ऐसे मेरे शेयर होल्डर्स हैं जो फॉरेनर हैं। तो मैं अगर चाहूं एज अ कंपनी, तो मैं इंडिया के बाहर फॉरेन रजिस्ट्री खोल सकता हूं अपने मेंबर्स के लिए। दैट इज अगर मेरी इच्छा पूरी हो तो। व्हाट्सएप करिएगा, मैं क्लास में हूं अभी, व्हाट्सएप करिएगा। अगर मेरी इच्छा हो तो मैं ऐसा एंटिटी में जा सकता हूं, अगर मेरा मन हो तो। ठीक है, अगर मेरा मन हो तो मैं ऐसी रजिस्ट्री खोल सकता हूं। तो बोलते क्या है कि फॉरेन रजिस्ट्री पहली बात तो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि फॉरेन रजिस्ट्री बिल्कुल कंपलसरी नहीं। उसके बाद भी अगर आपने फॉरेन रजिस्ट्री खोल ली, मान लो जस्ट जस्ट इन केस आपने अगर फॉरेन रजिस्ट्री खोल ली, तो उस केस में आपके फॉरेन रजिस्ट्री खोलने के बाद आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर, अंडर एमजीटी 3। 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है एमजीटी 3। आप खोलने पे भी इन्फॉर्म करना है, अगर बाद में बंद किया तो भी इन्फॉर्म करना है, अगर बाद में जगह चेंज की तो भी इन्फॉर्म करना है। मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस तुमको उनको इन्फॉर्म करना तो है ही। ठीक है, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो तुमको उनको बताना है, बिना वो तुम्हारी बात सुने मानेंगे नहीं, तुमको उनको बताना है। ठीक है, एंड दे विल वांट टू नो। ठीक है, दे वुड वांट टू नो।
अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। सर मान लो अब फॉरेन रजिस्ट्री में कोई चेंजेस होंगे फॉरेन मेंबर्स में, तो वहां से इंफॉर्मेशन आने में टाइम लगेगा ना। अब देखो जैसे जूलिया है, अब जूलिया राकेश सर को रात में कॉल करती है, तो दिन में फोन आता है राकेश सर के पास, है जूलिया रात में फोन करती है, यहाँ दिन होता है, तो जूलिया को तकलीफ होती है ना राकेश सर से बात करने में। तो आधी बातें तो बेचारे लोग मैसेज में कर पाते हैं, जब जूलिया जग रही है राकेश सर सो रहे हैं, राकेश सर जग रहे हैं, जूलिया सो रही है। तो अब ऐसे में ना आपको ये बेनिफिट मिलता है। व्हाट्सएप करिए क्लास में हो। यहां पर जूलिया को एक बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है जूलिया को, मैं बताता हूं। अब क्या है, 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर बाहर वाले रजिस्टर की इंफॉर्मेशन जूलिया को इंडिया वाले रजिस्टर में भेजनी है। कितने दिन के अंदर? विद इन 15 डेज। वहां अपने इंडिया वाले रजिस्टर को अपडेट करने के लिए हमें 7 दिन मिल रहे थे, लेकिन जूलिया वाले रजिस्टर को अपडेट करने के लिए हमें 15 दिन मिल रहा है। तो जूलिया के लिए 15 दिन है, अपने खुद के रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए 7 दिन। ठीक है, इज इट क्लियर सर? हाँ, आइए सर, ये हो गया। अब और कोई चीज? हाँ, अब देखो आओ इधर साहब सर। अब ये बात कि आप फॉरेन रजिस्ट्री मेंटेन कर रहे हो, अब आपको पूरा का पूरा पढ़ा देते हैं। लॉ तो बता दिया। अ कंपनी में, प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड, में keep a foreign registry of the debenture या holders या members residing outside India. The company shall within कितना दिन? 30 days inform कौन सा? MGT3, inform ROC about the opening of the foreign registry, या अगर कभी बंद कर रहे हैं या कभी अगर जगह चेंज कर रहे हैं, तीनों के बारे में बताना है। खोला, बंद किया, जगह चेंज किया, खोला, बंद किया, जगह चेंज किया, तीनों के बारे में। Next, the fact of maintaining the foreign registry and it being open for inspection shall be given as an advertisement in दो न्यूज़पेपर। ये बात आपको कोई दो न्यूज़पेपर में बतानी है चीख चीख के कि भैया हम लोगों ने ये चीज बदली है। ठीक है, एनी चेंजेस इन फॉरेन रजिस्ट्री शैल बी ट्रांसमिटेड टू द प्रिंसिपल रजिस्टर विद इन 15 days ऑफ सच एंट्री। 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसको आगे बढ़ा देना है। विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आपको इसको फॉरेन रजिस्ट्री में ट्रांसफर कर देना है। एनी चेंजेस इन फॉरेन रजिस्ट्री शैल बी ट्रांसमिटेड टू द प्रिंसिपल रजिस्टर विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर, याद रखना, वहां पर 7 दिन है, यहां पर 15 दिन है, वहां पर 7 दिन है, यहां पर 15 दिन है। ये वहां पर 7 दिन है, यहां पर 15 दिन है। इज इट क्लियर सर? कोई डाउट? आइए सर, अगर कंपनी इसको नहीं फॉलो करती, इस रजिस्टर के सेक्शन में कुछ गड़बड़ करती है, कंपनी पर पेनल्टी है 3 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000। ठीक है, ओके। द ज्वाइंट शेयर होल्डर्स कैन रिक्वेस्ट द कंपनी टू एंटर, हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, टू एंटर देयर नेम इन द रजिस्टर इन अ सर्टेन ऑर्डर इंडिकेटिंग सीनियोरिटी। देखो सर, अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो क्या उनको 2 वोट्स मिलते हैं क्या वोटिंग में? नहीं सर। तो फिर वोट कौन करेगा? बेसिकली होता क्या है, जॉइंट शेयर होल्डर्स के पास ये कंट्रोल होता है कि वो कंपनी को समझा सकें कि वो किस ऑर्डर में अपना नाम चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर करें। किस ऑर्डर में? जिसका भी नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आगे की तरफ अपीयर करेगा या पहले की तरफ अपीयर करेगा, वो इंडिकेट होगा, उसको इंडिकेशन आएगा कि ये सीनियर मेंबर, दिस विल इंडिकेट सीनियोरिटी एंड दे विल हैव द राइट टू वोट। ओके, नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अब ये बात समझना, मेरी बात ध्यान से, ठीक है। यहां पर बात किस बारे में हो रही है कि मैं कंपनी का शेयर होल्डर, मेरा कंपनी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब क्या? अगर मैं शेयर होल्डर हूं, मेरा नाम कंपनी की किताबों में है, मेरे को दो बेनिफिट मिल रहे हैं, एक मेरे को वोटिंग राइट मिल रहा है और दूसरा मेरे को डिविडेंड मिल रहा है। ये दो बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, मेरे को वोटिंग राइट भी मिल रहा है, मेरे को डिविडेंड भी मिल रहा है। आइकॉनिक वालों को फाउंडेशन की बुक भी मिलती है। आइकॉनिक वालों को ये आइकॉनिक वालों को ये लॉ की भी बुक दे, मतलब क्या बोलते हैं, ये आइकॉनिक वालों को इंटर की भी बुक दे देते हैं
आइकॉनिक वालों की फाउंडेशन की भी बुक ले लेते हैं, साथ ही साथ आइकॉनिक वालों को अन अकेडमी के 2% के ईसॉप भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ अन अकेडमी के कोई एक टीचर की गाड़ी भी ले सकते हैं आप, साथ ही साथ आपको अन अकेडमी एक घर भी दे देती है, उसी के साथ ही साथ आपको एक गाड़ी भी मिल जाती है, और उसी के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक फॉरेन ट्रिप भी दे दी जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दे दी जाती हैं। और कुछ चाहिए तो वो भी बताइएगा, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। एक 1000 एकड़ का प्लॉट भी दिया जाता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ साथ। आइए। ठीक है, सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। ठीक है, और अगर उसमें अगर आप 15 या 18 महीने की ले लेते हैं तो उसके साथ एक टीचर भी आपके बिहाफ पर जाके आर्टिकलशिप कर लेगा, और उसमें अगर आप गलती से 24 महीना ले लेते हैं उसमें तो सीए की डिग्री का एग्जाम भी एक टीचर आपके लिए दे देगा और आपको डिग्री घर पे लाके दे देगा। इतना कुछ मिल रहा है आपको आइकॉनिक में, ये सब फीचर हैं आइकॉनिक के। आइए, डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो मैंने क्या बोला कि बेनिफिट क्या है सर, शेयर खरीदने पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एक तो हमें वोटिंग राइट मिलता है, ठीक है, और दूसरा हमें क्या मिलते हैं, दूसरा डिविडेंड राइट मिलता है। वो आदमी वो आदमी जो कंपनी का रजिस्टर्ड मेंबर है उसको ये सारे राइट मिलते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये मेंबर, मान लो अभी हमारे लिए ये मेंबर है इशिता, जब ये मेंबर अपनी सिक्योरिटी किसी और को ट्रांसफर करता है, दूसरा मेंबर समझ लो सत्यम, कि इशिता अपनी सिक्योरिटी सत्यम को ट्रांसफर कर रही है, तो उस केस में इशिता को एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, इशिता को एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हाँ, मैं अपने शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर कर रही हूं। इशिता को कंपनी के पास भरना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बेन फॉर्म। ठीक है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट का फॉर्म उसको डालना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आदमी इशिता से यह शेयर खरीद रहा उसको भी बेन फॉर्म डालना पड़ेगा, उसको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। ठीक है, कि उसके पास अब बेनिफिशियल इंटरेस्ट आ गया है, इशिता को देना पड़ेगा बेनिफिशियल इंटरेस्ट जाने के लिए, उसको बताना पड़ेगा बेनिफिशियल इंटरेस्ट आने के लिए। ठीक है, दोनों ने, एक ने जाने का बता दिया, एक ने आने का बता दिया, और कंपनी को आरओसी को बताना पड़ेगा चेंजेस इन बेनिफिशियल इंटरेस्ट का। तो 3 वे ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक देने वाला बता रहा है, एक लेने वाला बता रहा है, और एक कंपनी आरओसी को बता रहा है। चलो अब प्रोविजन देख लेते हैं। Where the name of a person is entered in the register of member as the holder of shares, but who does not hold beneficial interest on it, such person shall, within 30 days, in form of MGT4, send a declaration to the company stating the name and other particulars of the beneficial owner, कि भैया उसने ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, तो ये कैसे किया। ठीक है, ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है तो कैसे किया, हाउ हैज ही डन दैट। ठीक है, आई नेक्स्ट, द पर्सन हु अक्वायर्स द बेनिफिशियल इंटरेस्ट शैल विद इन 30 days ऑफ अक्वायरिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट फॉर्म MGT5 शैल बी सबमिटेड टू द कंपनी। ठीक है, अब जिसको मिला वो MGT5, नहीं नहीं, वो बेन तो उसमें आएगा ना, बेन तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर में आएगा, यहां पर बस बेनिफिशियल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 4 में देने वाला, 5 में लेने वाला, और 6 में कंपनी। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ऐसे डायग्राम बना दूं कि एक है रोशन, एक है राज, रोशन देने वाला, ठीक है, ट्रांसफरर, और राज लेने वाला, शेयर शेयर ट्रांसफरी। ठीक है, तो रोशन देने वाला, राज लेने वाला, तो ये करेगा MGT4, ठीक है, ये करेगा MGT5, और जैसे ही कंपनी को मिलेगा कंपनी आरओसी को देगी MGT6।
द कंपनी शैल विद इन 30 days of receipt of the declaration form the same under MGT 6 to ROC. द डिविडेंड एंड वोटिंग राइट शैल बी गिवन टू द रजिस्टर्ड मेंबर. सर ये डिविडेंड और वोटिंग राइट फिर किसको मिलेंगे? जो रजिस्टर्ड मेंबर होगा उसको ये डिविडेंड और वोटिंग राइट मिल जाएंगे. ठीक है. पेनल्टी क्या है सर? कंपनी के लिए पेनल्टी क्या है सर? 1000 पर डे, मैक्सिमम अप टू 5 लाख. ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए भी 1000 पर डे, लेकिन उसका मैक्सिमम 2 लाख. फेलियर ऑफ ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, ट्रांसफरर के लिए 50,000 रुपए प्लस 200 पर डे, और ट्रांस और मैक्स 5 लाख. मतलब देखो सर सबको पेनल्टी लग रही है. मान लो अगर ट्रांसफरर ट्रांसफरी ने MGT 4 या MGT 5 सबमिट ही नहीं किया. मान लो ट्रांसफरर ट्रांसफरी ने MGT 4 या MGT 5 सबमिट ही नहीं किया, इन्होंने किया ही नहीं, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ना तुमने MGT 4 किया ना तुमने MGT 5 किया, तुम्हारा कट गया. क्यों? क्योंकि सर तुमको सीधा पेनल्टी लग गई 50,000 रुपया प्लस 200 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख. 5 लाख इसके लिए भी जिसने भी नहीं किया. अब कंपनी ने भी नहीं किया. ठीक है, कंपनी ने भी नहीं किया, लेकिन अगर इन लोगों की गलती की वजह से कंपनी ने नहीं किया तो कंपनी को पेनल्टी लगेगी नहीं. अगर दोनों ने डिस्क्लोज नहीं किया तो कंपनी को कैसे पता चलेगा? दोनों में से एक ने भी कर दिया होता तो दूसरे को और कंपनी को पेनल्टी लगती अगर कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं किया होता तो. मान लो ट्रांसफरर ने कुछ नहीं बोला, ट्रांसफरी ने बोला और कंपनी ने इन्फॉर्म कर दिया, तो सिर्फ ट्रांसफरर को पेनल्टी लगेगी. बोलो भाई टेबिल हंटर जी, अभी क्लियर सर? यहां तक क्लियर है तो बोलना, तब मैं आगे बढ़ूंगा, कोई जल्दी नहीं है मेरे को. मैंने इसके लिए वैसे भी 3 क्लास रखी हुई है. आज मैं सुबह उठा था भाई, कल लेग्स किया था, 4 बज गए थे. आजकल मैं रात में थोड़ा ये सब बनाता हूँ, पढ़ता हूँ, एक्स्ट्रा स्टडी, एक्स्ट्रा रिसर्च, तो करके मैं सोया. सुबह मैं उठा 8 बजे. भाई एक तो पैर कांप रहे थे, दूसरा एकदम हिम्मत टूटी हुई थी 8:30 बजे की क्लास शुरू करने की. मैं बोला कोई नहीं, शाम को कर लूंगा. इंडिविजुअल लॉ बैच फाउंडेशन, बेटा इंडिविजुअल फाउंडेशन में तो नहीं होता बाबू, इंटर में होता, फाउंडेशन में नहीं होता. ठीक है. पेनल्टी में कंफ्यूजन करने की दरकार नहीं, पेनल्टी की आपको लिस्ट मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम के पहले आपके पास होगी. सर ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता सर? ये सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू म्यूचुअल फंड एंड गवर्नमेंट कंपनी. म्यूचुअल फंड और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता, सेक्शन 92 और 137 ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता. अबे कल संडे है भाई, पागल है लोग हो क्या? संडे, संडे सुबह साढ़े, भाई वो सिर्फ मजबूरी से होता है संडे को सुबह 8:30 बजे. जिस दिन ICA उसी दिन एग्जाम रख दे तो मेरे को सुबह सुबह मैराथन लेना पड़ता है, वरना संडे सुबह 8:30 बजे क्लास तो बताओ. अरे भाई आकाश फट जाएगा भाई, पागल अगल हो गई हो क्या? क्या मजाक कर रही है संडे सुबह? भाई यूट्यूब थप्पड़ मार देगा मेरे को स्क्रीन से निकल के. मैं पता चला ऐसे पढ़ाने बैठूंगा ना, यूट्यूब वहां से रपेट के मारेगा, कंटाप कान का बहरा कर देगा मेरे को. मंडे को तो सुबह 8:30 बजे ही करना होगा भाई, नो ऑप्शन, क्योंकि उस दिन पूरा दिन पैक्ड रहेगा फिर. भाई ये मंडे ट्यूसडे इवनिंग में करके वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे वापस से सुबह कर लेंगे. ठीक है. मंडे ट्यूसडे इवनिंग में हो जाएगा, क्योंकि मंडे ट्यूसडे इवनिंग में मेरा स्लॉट खाली रहता है 7 बजे वाला. तो वो क्या करेंगे, वहाँ 7:15 से 8:15 या 8:30 तक कर देंगे. फिर उसके बाद क्या होगा, मंडे ट्यूसडे, फिर वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सुबह 8:30 बजे कर देंगे. इस बार तो रिजल्ट भी सुबह सुबह दे दिया था भाई संडे. मतलब आदमी सो रहा है भाई, तब सो रहा, मैं तो अपने ससुराल में सो रहा था भाई. तुम सोचो, 4 बजे बकैती करके सोया है आदमी, 8 बजे सुबह सुबह रिजल्ट दे दिया. भूखा प्यासा बिना ब्रश के आदमी बैठ के रिजल्ट देख रहा. ICI भी ना भाई, टीचरों की जिंदगी हराम करके बैठा हुआ है.
आइए चलो सर, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, ठीक है, एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ठीक है सर। सेक्शन नंबर 90 पर आते हैं, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर क्या बोलता है सर एसबीओ, ठीक है सर। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वो आदमी है जो या तो एक इंडिविजुअल या तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन साथ में मिलके कंपनी में 10% का कैपिटल होल्ड करता है, या 10% की वोटिंग पावर होल्ड करता है, या 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट होल्ड करता है। एसबीओ वो आदमी है जो कंपनी में 10% का कैपिटल होल्ड करता है, ये किसके रेफरेंस में लिखा गया होगा, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। 10% का वोटिंग पावर होल्ड करता है, ये किसके रेफरेंस में लिखा होगा, कंपनी हैविंग वोटिंग पावर। या 10% का डिविडेंड होल्ड करता है, ये किसके रेफरेंस में लिखा होगा, ये रेफरेंस में लिखा होगा वो कंपनी के जिसमें वो शेयर कैपिटल होता ही नहीं है, ठीक है। और डिविडेंड जो होता है डीवीआर वाले के रेफरेंस में भी हो सकता है, क्योंकि डीवीआर वालों को डिविडेंड बाकी शेयर होल्डर्स से थोड़ा ज्यादा मिलता है। इसलिए 3 पॉइंटर्स लिखे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स 10% ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्ड 10% ऑफ द वोटिंग राइट्स इन द कंपनी, ये विदाउट शेयर कैपिटल हो गया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन 10% और मोर, ये हो गया डीवीआर, क्योंकि उसमें डिविडेंड ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये वही वाला सेक्शन है जो मैं एचडीएफसी का बनना चाहता हूं। तो ऑल लिमिट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 10%। तो पहले आप मेरे को ये बताओ, आपको एसबीओ का डेफिनेशन समझ में आया। एसबीओ मतलब वो आदमी जो आदमी 10% होल्ड कर रहा है, ठीक है, जो आदमी 10% होल्ड कर रहा है कंपनी में, दैट इज नोन एज एन एसबीओ, ठीक है। एसबीओ मतलब वो आदमी जो आदमी कंपनी में होल्ड कर रहा है 10%, दैट इज नोन एज एन एसबीओ। एसबीओ इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, एसबीओ, ठीक है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, एसबीओ। अभी बोलो क्लियर है। अभी एसबीओ का मीनिंग क्लियर है, मेरे को सिर्फ बता दो मीनिंग, मेरे को और कुछ नहीं जानना। अगर आपको मीनिंग क्लियर है बाकी मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब हुआ क्या है सर, ये सुनो। अब ये एसबीओ, ठीक है, ये एसबीओ एक डिक्लेरेशन देगा कंपनी को, किस बारे में, स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, कि इसका कितना परसेंट शेयर होल्डिंग है। एक्चुअली अब देखो 10% तो मिनिमम है, 10% के ऊपर भी तो जा सकता है, ठीक है, 10% के ऊपर भी तो जा सकता है। तो अगर हो सकता है 10% के ऊपर भी चला जाए, ठीक है, 10% के ऊपर भी चला जाए, ठीक है, 10% के ऊपर भी चला जाए, जा तो सकता ही है, ठीक है, जा तो सकता ही है। तो लेट्स से मेरा परसेंटेज 15% है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हर एसबीओ दादा को बेन बेन फॉर्म के अंदर अपना डिस्क्लोजर कंपनी के पास देना है अंडर बेन 1। कौन सा फॉर्म, बेन 1 के अंदर कंपनी के पास डिस्क्लोजर देना है विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, एसबीओ बनने से 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। कंपनी टू सबमिट डिटेल्स ऑफ द एसबीओ अंडर बेन 2 टू आरओसी इन 30 days, मतलब इधर से बेन 1 में आया, कंपनी आगे बेन 2 में बढ़ाया, इधर से बेन 1 में आया, इधर से बेन 2 में बढ़ाया। सिर्फ डायरेक्ट होल्डिंग से भी बेंसो बन सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो बोला आपको, ऐसा नहीं बोला सिर्फ डायरेक्ट चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से भी बन सकते हो, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स में जोड़ के, आपके फैमिली मेंबर्स में जोड़ के, ठीक है, फैमिली मेंबर्स में जोड़ के। नेक्स्ट, कंपनी टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ एसबीओ अंडर बेन 3। अब कंपनी इसका रजिस्टर बनाएगा बेन 3 में। भाई 1 2 3 समझ में आ रहा है, 1 में बताओ, ठीक है, 1 में बताओ, 2 में बुलाओ, 1 में बताओ, 2 में बताओ,
वन में ये हमें बताए, टू में हम आरओसी को बताए, और थ्री में नया रजिस्टर बनाओ इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है। रजिस्टर शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन फॉर 2 आवर्स एवरी डे। अब रजिस्टर जो है वो 2 घंटा एवरी डे रजिस्ट्रेशन के लिए बनेगा। ठीक है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। फॉर मेंबर देर आर नो चार्जेस एंड फॉर नॉन मेंबर 50। मतलब मेंबर्स चेक करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन मेंबर्स करेंगे 50। कंपनी हैज, अब क्या हो रहा है सर, यहां पर एक स्टोरी खत्म हो रही है। यहां तक आपको एक बेन की स्टोरी समझ में आई। वन में बताना है, टू में कंपनी आरओसी को बताएगा, थ्री में डॉक्यूमेंट बनेगा। ठीक है, यहां तक एक बेन की स्टोरी खत्म हुई। आपको ये बेन की स्टोरी समझ में आई कि ना, और इट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, अब यहां पर एक स्टोरी आती है बीच में, मैं एक स्टोरी लेके आया। कंपनी को नहीं पता है कि कंपनी का बेनिफिशियल ओनर कौन है। कंपनी को नहीं पता है कि कंपनी का करेंटली सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है, कि कौन कंपनी में इतने ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है 10% के ऊपर। लेकिन कंपनी को डाउट है। भाई डेविल हंटर ध्यान से सुनना, कंपनी को एग्जैक्टली नहीं पता है कि उसके शेयर होल्डिंग किसके पास है, लेकिन कंपनी को इस पर डाउट है। फिर कंपनी क्या करेगी, जिसके ऊपर भी कंपनी को डाउट है कि शायद इसको, शायद यही बेनिफिशियल ओनर है, या शायद इसको बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो होल्ड करता है उसके बारे में पता होगा, सिग्निफिकेंट के बारे में, तो कंपनी उस आदमी को बेन 4 में एप्लीकेशन भेजेगी। बोलेगी तुम एसबीओ हो, या तुम एसबीओ के बारे में जानते हो, या तुम पिछले 3 साल में कभी भी एसबीओ थे अगर, तो तुमको ये नोटिस मिलेगा। कंपनी कुछ नहीं, कंपनी तुम्हारे बारे में जानना चाहती है कि क्या तुमको एसबीओ के वेयर अबाउट के बारे में पता है। लेट्स से तुमको पता है। ठीक है, अब कंपनी को एसबीओ मिल गया। अब कंपनी एसबीओ को बोलेगी भाई सुन, बहुत मुश्किल से तेरे को खोजा है, 30 दिन के अंदर तू बेन 1 फॉर्म भर, डिस्क्लोजर दे। एक गड़बड़ हो गई कि इसने भरा ही नहीं, या दूसरा क्या हो गया, इसने भरा बट इंफॉर्मेशन सही से नहीं थी। एक हुआ भरा ही नहीं, 30 दिन में भी नहीं भरा, दूसरा भरा लेकिन इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं थी, तीसरा क्या, उसने भरा और इंफॉर्मेशन दे दी, तब तो ठीक है, तब तो मैटर ही क्लोज हो गया। इन दोनों में मैटर आगे जाएगा, या तो भरा नहीं, या तो जो भरा वो मैटर ही अनसेटिस्फैक्टरी। मैटर कंपनी के पास गया, कंपनी ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेगी। कंपनी ट्राइब्यूनल को बोलेगी देखिए हमने एसबीओ खोजा, बट ये आदमी इतना निर्लज्ज है कि ये डिटेल दे ही नहीं रहा है हमें। ट्राइब्यूनल बुलाएगा एसबीओ को, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। ट्राइब्यूनल दोनों पक्षों की बात सुनेगा, कंपनी और एसबीओ की, और फिर वो एसबीओ को डायरेक्शन देगा कि भाई तेरे पास 15 दिन है, 15 दिन के अंदर अंदर तू सारी डिटेल कंपनी को सबमिट कर। अगर तूने 15 दिन के अंदर सारी डिटेल कंपनी को सबमिट नहीं की, तेरे शेयर्स में जो वोटिंग राइट्स हैं, तेरे शेयर पे जो डिविडेंड राइट है, उन सब पे मैं फ्रीज लगा दूंगा। जैसे आरबीएल अकाउंट को, आरबीएल बैंक को अभी ऐसा सडनली फील हुआ पता नहीं क्यों कि मेरे अकाउंट में कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्योंकि सडनली जो बुक का अमाउंट है वो काफी इंक्रीज हो गया, बुक का रेवेन्यू सडनली। ठीक है, तो उन्होंने मेरे अकाउंट पे फ्रीज लगा दिया। इतने निर्लज्ज हैं, डेबिट का फ्रीज लगाए हैं, क्रेडिट का नहीं। मतलब पैसा आने दो, गुप्ता जी निकाल नहीं सकते। इन निर्लज्जों के चक्कर में 3 बार मैं अपनी मम्मी से डांट सुन चुका हूं कि कैसा फालतू कार्ड तुमने हमको दिया है, ये कहीं चलता ही नहीं है, उल्टा बेइज्जती हो जाती है। अरे कम से कम मैंने उस बैंक ऑफिसर को यही बोला, मैंने बोला कम से कम इतनी तो डिसेंसी रख कि अगर तूने अकाउंट फ्रीज किया है तो तू मैसेज तो कर दे कि तूने अकाउंट फ्रीज किया है। ये क्या बेवकूफी है कि तूने अकाउंट फ्रीज करके मैसेज तक नहीं किया है, और क्रेडिट पे क्रेडिट लिए जा रहा है तू। तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा कि भैया अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, सिर्फ जब डेबिट की बारी आ रही है वही फ्रीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सर 60 दिन का टाइम है ट्राइब्यूनल के पास डिसीजन देने का, प्लीज डोंट कंफ्यूज। ट्राइब्यूनल 60 दिन में अपना डिसीजन देगा, जो भी डिसीजन देगा वो 15 दिन में मानना है एसबीओ को। अगर एसबीओ नहीं माना, उसके सारे शेयर्स पर राइट के ऊपर फ्रीज लगा देंगे। लेकिन ये फ्रीज रिवर्सेबल है, 1 साल के अंदर अंदर वो सारी डिटेल देके ये फ्रीज को हटा सकता है। 1 साल का टाइम है उसके पास, 1 ईयर का टाइम है उसके पास। ठीक है सर, बोल भाई आज एसबीओ समझ में आया तेरे को। ठीक है, अब पेनल्टी देख लो।
अगर बेन 1 सबमिट नहीं किया तो 50,000 रुपया लगेगा प्लस 100 पर डे। गलत इंफॉर्मेशन दिया तो फ्रॉड 447। बेन 2 में कंपनी से गड़बड़ हो गई, 1 लाख रुपया वन टाइम, 500 रुपया पर डे, मैक्सिमम 5 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट 25,000 रुपया, 200 पर डे, मैक्सिमम 1 लाख। पेनल्टी नॉट दैट इंपॉर्टेंट इसकी। बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा, एक और सेक्शन खत्म कर देते हैं फिर चलते हैं। पावर टू क्लोज रजिस्टर 91। कंपनी के पास ये पावर है कि वो एक साल में अपना रजिस्टर 45 दिन के लिए क्लोज रख सकती है। रजिस्टर क्लोज करने का मतलब है कि उस पीरियड के दौरान कंपनी के रजिस्टर में कोई अपडेशन नहीं होगी। अगर कोई ट्रांसफर हो भी रहा है शेयर वगैरह का तो कंपनी उसमें कोई एंट्री नहीं करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 45 डेज इन एग्रीगेट। लेकिन टोटल में एक बार में सिर्फ 30 दिन के लिए कर सकती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और टुगेदर शेयर होल्डिंग लिखा है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्लियर। अरे डायरेक्ट अपनी मर्जी से, इनडायरेक्ट फैमिली मेंबर्स, या टुगेदर, दोनों मिला के, हो गया इंटरप्रिटेशन क्लियर। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन क्या देगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और टुगेदर। मैं 10% होल्ड करता हूं। मैं, मेरी पहली बीवी नौरा, दूसरी बीवी जानवी, तीसरी बीवी नेहा शर्मा, हम लोग 4 लोग मिला के 10% होल्ड करते हैं। इनडायरेक्ट हो गया। आई, तो अभी ये रजिस्टर जो क्लोज करते हैं एक बार में एग्रीगेट 45 दिन के लिए एक साल में क्लोज हो सकता है। अगर एक बार बंद किया है तो 30 दिन के लिए मैक्सिमम कर सकते हैं एट अ स्ट्रेच। ठीक है, तुम्हारा ये मतलब नहीं, क्या मतलब था वो बताओ? 30 दिन के लिए बंद कर सकते हैं एट अ स्ट्रेच। इससे पहले ये बंद करें, इनको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना होगा 7 डेज प्रायर कि आज से मैं रजिस्टर बंद करने वाला हूं। कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5,000 रुपया पर डे पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम अप टू 1 लाख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्यों पता है? क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। अगर आप देखो बेटा, अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप देखो बेटा तो उसमें, अगर आप देखो तो उसमें इस सेक्शन में एमसीक्यू सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। फॉरेन रजिस्ट्री में, फॉरेन में एडवर्टीज, हर्ष भाई, फॉरेन रजिस्ट्री में तुम किसको बताना चाहते हो कि रजिस्टर मेंटेन किया? कोलकाता में एक आदमी बैठा है, वो लंदन जाके रजिस्टर चेक करेगा क्या? वहां वाले लोगों को बताना चाहते हो ना, तो वहीं के न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे ना। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ के न्यूज़पेपर में भी बता सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पर भी बता दिया, वहां पर भी बता दिया, दोनों जगह कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ वाला वहां थोड़ी ना जाएगा देने के लिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पूरे साल में आप 45 डेज के लिए बंद कर सकते हो। मतलब इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज यू कैन क्लोज द रजिस्टर फॉर 45 डेज। बट एक दिन, जिस दिन आप उसको बंद करते हो, लेट्स से आपने बंद किया 19 जुलाई को, अब 19 जुलाई से कंटिन्यूअस पीरियड तक आप सिर्फ 30 डेज तक ही बंद कर सकते हो। लेट्स से 19 जुलाई से ना हो गया आपका 18 अगस्त। 18 अगस्त के बाद आपको रजिस्टर ओपन करना पड़ेगा। भले ही आप ओपन करने के बाद फिर 15 दिन के लिए बंद कर लो, क्योंकि 45 डेज तो अलाउड है, बट एट अ स्ट्रेच 30 डेज ही कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, ओनली डायरेक्ट होगा तो भी आप एसबीओ होंगे। इसमें आपको साथ संबंध करने की दरकार नहीं है। वो और आगे पीछे लगा, बट उसका क्लियर इंटरप्रिटेशन ये है कि या तो आप होल्ड कर रहे हो या आप जनता के साथ मिलके 10% होल्ड कर विथ योर फैमिली मेंबर्स, दैट मेक्स यू एन एसबीओ।
क्लियर है सर यहां पर? ध्यान से क्लियर हो? कंटिन्यू 30 दिन तक, ओवरऑल 45 दिन। ठीक है। आज मैं तुमसे पूछता हूं डेविल हंटर, आज क्या तुमको मेरे 3 सेगमेंट समझ में आए सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 7 के? बताओ, बोलो डेविल भाई। आज क्या तुमको मेरे 4 पोर्शन समझ में आए डेविल भाई? बस ये बता दो। आज बस यहीं तक, हाँ आज यहीं तक है भाई, यहीं तक। हम समझ रहे हैं, तुम चेयर में बैठे बैठे छेद कर दियो। चेयर पे बैठे बैठे हालत खराब हो गई बेचारे की, बेचारा छेद कर दिया चेयर में। बेचारा एक बच्चा बेचारा इंटर के ग्रुप में इतना पागल हो गया, वो ड्राइव की स्पेलिंग DEIVE लिख रहा है, आर भी नहीं लिख पा रहा। बच्चों के ऊपर पढ़ाई का ट्रॉमा बन गया है। अच्छा जाओ यार, रेस्ट करो जाके। और 8 बजे एक बार आना जरूर, आज एक नए परिवार की शुरुआत कर रहे हैं। आज फाइनली CA इंटरमीडिएट का अपना चैनल शुरू होगा। अब वो चैनल की सक्सेस, वो चैनल की विक्ट्री, वो चैनल का प्ले बटन अपना होगा। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मिलते हैं कल, नहीं परसों, एट 7:15